ओके बेटा, सो हमने एल एम स्टार्ट किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, और इसमें हमने बेसिकली न्यूटन्स के तीनों लॉ को डिस्कस कर लिया था। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है दैट इज योर बेसिक लॉ। ओके, और अब फिर मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताया था, क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बेटा कोई भी, जब भी आप मोशन को स्टडी करोगे, जिस भी बॉडी की स्टडी कर रहे हो, आपने उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी फोर्सेस शो करनी होती है, बैलेंस अनबैलेंस जो भी फोर्सेस है सारी शो कर लो पहले तो। जैसे बेटा इसके ऊपर वेट लग रहा है इसका mg, नीचे को लग रहा है वेट mg। mg जो होता है बेटा ये कहता है वेट। वेट की डेफिनेशन बताई थी, फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर इन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ यहाँ से रिएक्शन फोर्स मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, कोई अगर अप्लाइड फोर्स है, कुछ भी जो भी है। ओके, तो इस तरह से ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाती है बेटा आपकी। इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपने सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना होता है। एक तो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी आपकी मूवमेंट करेगी, मोशन शो करेगी, और दूसरी डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है उसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। क्योंकि बेटा अगर एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व हुआ है तो दूसरा कंपोनेंट उसका वाई डायरेक्शन के अलोंग आएगा। तो उसके बाद आपने फोर्सेस को बैलेंस्ड आउट कर लेना है, कौन सी डायरेक्शन किसके बैलेंस्ड आउट हो रही है, और उसके बाद आपने इक्वेशंस क्रिएट कर लेनी है। ओके, आज हम लोग बेटा बात करेंगे मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज में क्या होगा बेटा, जैसे हमारे पास एक पुली है और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, और उस स्ट्रिंग के दोनों फ्री एंड्स के ऊपर दो मासेस अटैच हैं, m1 एंड m2। ओके, हमारे पास एक पुली है और उस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है बेटा, और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ दो मासेस m1 m2 अटैच्ड हैं। हमें इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन निकालना है, कितना होगा। और एक चीज हम और निकालेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। ओके, सबसे पहले बेटा यहाँ पे टेंशन वर्ड का मतलब समझ लो क्या होता है। टेंशन ये बेटा इंटरनल फोर्स होती है जो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होती है, इंटरनल फोर्स इनसाइड द स्ट्रिंग which prevent it from breaking। मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग के मटेरियल की प्रॉपर्टी है एक तरह से। ओके, देखो बेटा कोई भी स्ट्रिंग है, जब आप इसे खींचते हो, जब तक ये ढीली होती है, लूज होती है, लूज स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा जीरो होता है। लूज स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। जब स्ट्रिंग आपकी टाइट होगी, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी बाहर से, तो इसके इंटरनल एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसे आप लोग टेंशन बोलते हो बेटा। ओके, टी टेंशन। और ये टेंशन बेटा एक वेरिएबल है फोर्स, ये बेटा डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स कितनी है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। ओके, ये फिक्स नहीं होती। हाँ, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि मैक्सिमम टेंशन कोई भी गिवन स्ट्रिंग इतनी बियर कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं बियर कर सकती। और ये जो टेंशन होती है बेटा ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगी, पॉइंट्स टुवर्ड फिक्स्ड पॉइंट। इसको मैं इस क्वेश्चन में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन आप कैसे मार्क करोगे। ओके, सो अब बेटा फिर से काम क्या करना होता है, मैंने क्या बोला है आपको, जब भी आपकी बॉडी जिसकी आपने बेटा स्टडी करनी है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो मासेस है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2। दोनों बेटा स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, दोनों एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है बेटा, और वो स्ट्रिंग आगे जाके पुली के ऊपर से पास हो रही है। तो एक पुली भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, पुली की भी, ये पुली है।
पुली के साथ क्या होता है, स्ट्रिंग ऊपर से पास हो रही है। सबको मालूम है पुली क्या होता है। पुली तो बेटा आप सबने देखा ही होगा, जो जिम वगैरह जाते हैं उन्होंने भी देखा होगा, हम डे टू डे लाइफ में भी पुराने समय में जो वेल्स होते थे उनमें पानी निकालने के लिए पुली का यूज करते थे। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम लोग बेटा कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं। क्या अजम्पशंस है, और इन अजम्पशंस को हम लोग जब बेटा आगे जाके रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहां पे इन अजम्पशंस को भी कंसीडर करके हम लोग आगे स्टडी करेंगे इसकी। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग हमारी क्या है बेटा, मासलेस है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। दूसरा, पुली इज मासलेस, पुली के मास को नहीं कंसिडर कर रहे हम लोग। और तीसरा जो है बेटा, पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्लिप ओवर पुली, स्ट्रिंग स्लिप ओवर पुली, तो पुली के ऊपर से स्ट्रिंग स्लिप करके जा रही है बेटा। तो देखो जब स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप करेगी तो इसका मतलब है पुली डज नॉट रोटेट, इसका मतलब है पुली डज नॉट रोटेट हियर। और जब हम लोग बेटा पुली के रोटेशन को भी कंसीडर करेंगे, इसका मतलब है स्ट्रिंग स्लिप नहीं करेगी, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, और पुली फ्रिक्शन वाली होगी, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी फ्रिक्शन नहीं क्रिएट हो पाती कि वो पुली को घुमा सके, रोटेट कर सके, लेकिन नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पुली साथ साथ रोटेट करती है। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जब पुली रोटेट करेगी तो क्या होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा M1 का, FBD ऑफ M1, M1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। देखिए बेटा ये M1 मास है, इसके नीचे को लग रहा है वेट M1G, ऊपर को क्या है, जब ये मास, जब आपका बेटा M1 मास जो है यहां से M1G फोर्स नीचे को लगाएगा और ये स्ट्रिंग जो है टाइट हो जाएगी, और स्ट्रिंग के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, टेंशन T क्रिएट हो जाएगा। और ये टेंशन जो है, क्योंकि ये मास कहां से बंधा हुआ है, ये मास को लग रहा है जैसे ये यहाँ पे टाइट है, तो इसका मतलब ये टेंशन क्या है, ऊपर को लगेगी बेटा। और अगर पुली के नजरिए से देखा जाए तो पुली को लग रहा है स्ट्रिंग यहाँ पे टाई किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन इस तरफ लगेगा। तो एक स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो इधर टेंशन क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा आपका। और अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें कि ये मास ऊपर को जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ और ये मास नीचे को जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, आप उल्टा भी लेट कर सकते हो, जैसे मर्जी लेट कर लो बेटा, वो अपने आप आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको मैंने ऊपर को जाते हुए दिखाया है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी टी माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, और नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके बेटा, ये T एंड M1G ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो इनका जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स। और नेट फोर्स को क्या लिख सकती हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंशन T था। ऐसे ही बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बना लेते हैं। अब जो M2 मास है बेटा, उसके भी नीचे को एक वेट लग रहा है और टेंशन क्या होगा बेटा, T। अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है इसका मतलब टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। सारी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी बेटा, सेम होगी आपकी। सो इधर अगर टेंशन T थी तो इस साइड भी टेंशन क्या हो जाएगी, T ही हो जाएगी आपके पास। और यहां से ये मास नीचे कोई एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, डाउनवर्ड फोर्स M2G माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, और नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, M2A। तो ये दो इक्वेशंस बन गई है बेटा हमारे पास। यहां पे पुली की फ्री बॉडी डायग्राम से आपको कोई इक्वेशन बनने वाली नहीं है। ओके, क्योंकि पुली मासलेस है बेटा। आप देखोगे पुली के इधर भी टेंशन T लग रहा है, इधर भी टेंशन T लग रहा है। आप इसका ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे T इज इक्वल टू 2T दिखा सकते हो, T1।
ओके, ये आगे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे टेंशन पुली का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि पुली रोटेट नहीं कर रही, तो इसलिए पुली को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है और एक्सेलरेशन कितना है, इन दोनों चीजों को आपने फाइंड आउट करना है बेटा अभी। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसा करो बेटा, इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू निकालो। टी इज इक्वल टू क्या बन गया है, m1a प्लस m1g, और ये टी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, m2g माइनस m1a माइनस m1g इज इक्वल टू m2a। ए वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो यहां पे क्या बन गया, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a, और a कॉमन ले लिया तो ये बन गया था। तो यहां से अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या बन गया है, a इज इक्वल टू बन गया है m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ये फॉर्मूला कब लगेगा बेटा, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कब लगेगा, जब आपके पास दो मासेस हैं m1 m2 जो कि पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं। ओके, और सिमिलरली अब बेटा t की वैल्यू क्या बनी थी, t की वैल्यू बनी थी m1a प्लस m1g। यहां पे a की वैल्यू डाल देते हैं बेटा, जो अभी हमने निकाला है वो आया था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस m1g। ओके, तो यहां से अब इसे सॉल्व करके बेटा t का वैल्यू आ जाएगा। इसमें क्या कर सकते हो, m1g अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। सो t विल बी इक्वल टू आ जाएगा m1g, यहां पे बेटा देखिए 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, m1 प्लस m2 और m2 माइनस m1 प्लस 1। तो बेटा जब ये एलसीएम ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस m1 प्लस m2। तो m1 m1 कट हो रहा है आपके पास, तो रिजल्ट क्या बच गया, t इज इक्वल टू 2m2 बच गया था। सो 2m2 इंटू m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो इतना टेंशन होगा बेटा। ओके, सो क्लियर है ये रिजल्ट। आपको अगर न्यूमेरिकल आता है बेटा, न्यूमेरिकल में आप ये दोनों फॉर्मूलाज डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, और आप न्यूमेरिकल में भी इसी तरह से ड्राइव कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। ओके, और ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में क्या पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस पूछा जा सकता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा जा सकता है बेटा। तो ये दो मासेस वाली डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये रिजल्ट्स आप सीधे भी याद रख सकते हो। बट अगर याद नहीं रखना है बेटा, पेपर में भी आप इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा। जरूरी नहीं होता है डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद रखने हैं आपने। ओके, जैसे बेटा आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं अभी एक, इसी के बेस्ड आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और जैसे मैंने किया है फ्री बॉडी डायग्राम वैसे भी कर सकते हो। ओके, और इजी रहता है कि यार कितनी चीजें याद कर लोगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो, वहां से इक्वेशन बनाना सीखो, और इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, ये पुली है, इस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है, और स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे हमारे मास इज अटैच्ड है। इधर 2 kg ले लेते हैं, इधर 5 kg ले लेते हैं। बेटा देखो वैसे तो देखने से पता ही है कि ये बड़ा है तो ये नीचे को जाएगा और ये ऊपर को जाएगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है कौन सा किधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप किसी भी तरफ डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसी भी तरफ मार कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले देखिए बेटा 2 वाले की फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी, नीचे को फोर्स लगेगी 2 kg इंटू जी, ये जी ग्राम नहीं है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऊपर को लगेगा टेंशन टी, और ये ऊपर को जा रहा है। इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ऐसे ही बेटा ये 5 kg है आपके पास, 5 kg में भी क्या होगा, ऊपर को टेंशन t और नीचे को लगेगा 5g।
बेटा ग्रेविटी फोर्स और वेट तो हमेशा नीचे को अर्थ की तरफ ही लगता है, तो इसीलिए ये नीचे को ही आएगा। टेंशन टी ऊपर को क्यों है बेटा, क्योंकि जब ये मास के ऊपर नीचे को, ऑल्दो ये मूव ऊपर को कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब फोर्स नीचे को एक्ट करेगा, ये स्ट्रिंग टाइट क्यों हुई है, क्योंकि इसके ऊपर 2 kg के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स ग्राउंड के कारण लग रही है वो टाइट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन जो है वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को अपोज करेगी, इसलिए टी ऊपर को लगा है आपका। यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगी बेटा, नीचे को आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स 5g माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5a। अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। उसी तरह से t की वैल्यू क्या बन जाएगी 2a प्लस 2g, इसे यहां पे डाल देते हैं 5g माइनस 2a माइनस 2g इज इक्वल टू 5a। ये उधर जाके क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 7a, और 5g माइनस 2g क्या हो जाएगा 3g इज इक्वल टू 7a, और ये क्या आ गया 3/7g। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। आप g की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो। एक बार t a की वैल्यू आ गई, दोबारा से यहाँ पे पुट करो, t की वैल्यू क्या है 3/7g प्लस 2g। तो देखिए बेटा यहां से क्या बन रहा है 2 3 6 हो गया है, कटिंग थोड़ी हो रही। ऐसा करता हूँ 7 एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, ये हो गया 6g प्लस ये 7 एलसीएम इधर से लिया तो इधर कितना हो जाएगा 14g, तो ये आंसर क्या आ गया 20g/7 न्यूटन। ये आपका आ गया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्लियर है बेटा ये पार्ट आपको, ये क्वेश्चंस कर लोगे ऐसे वाले। यस सर। ओके सर। अब इस क्वेश्चन को बेटा जो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए क्या उनका गलत आ रहा है कि सही आ रहा है, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। m2 बड़े वाला मास होगा हमेशा, 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू जी, कितना आ गया है 3/7g आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए सेम आ रहा है इससे। सो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी वही आंसर आ रहा है, बट बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप कई बार फॉर्मूला भूल जाते हो। अगर आपने सिमिलरली टेंशन का लगाना है, टेंशन का 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2 आया था बेटा, सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जी अपॉन 2 प्लस 5 7, तो 5 टू 10 टू 20, सो 20/7g। तो आप देख सकते हो बेटा दोनों वे से, दोनों मेथड से क्या है बेटा रिजल्ट सेम आ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका टाइम सेव कर रहा है, बट फॉर्मूला भूल सकते हो इसमें, तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, बट ये फॉर्मूला बेटा सिर्फ तब लगेगा जब स्ट्रिंग के साथ दो मासेस अटैच है, एक ही पुली है। और ये क्वेश्चंस यहां तक लिमिटेड नहीं रहते बेटा, इनमें क्या होता है इसमें और भी बहुत सारे केसेस बन जाते हैं बेटा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा पुली लगाएंगे, एक पुली ये हो गई, इसके साथ लेट से 7 kg वेट है यहाँ पे। इसके दूसरी तरफ क्या है बेटा कि एक और पुली लगा दी और उस पुली के दोनों तरफ इस तरह से मासेस लगे हुए हैं बेटा। इसे 1 kg बोल दो, इसे 2 kg बोल दो बेटा। अभी यहां पे क्या होगा, देखिए बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है आपको, ये क्वेश्चंस ऐसे सीधा नहीं हो जाएंगे आपके लिए। ओके, यहां पे क्या होगा, अब ये मास चलेगा, अगर ये मास लेट से नीचे को जा रहा है या ऊपर को, जिस तरफ मर्जी ले लो बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका फाइनल आंसर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ गया, इट मींस आपने डायरेक्शन उल्टी ले ली थी, तो आप वहां पे इंडिकेट कर दोगे कि नेगेटिव का मतलब है 7 kg ऊपर को जाएगा और ये पुली नीचे को जाएगी, अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन चेंज कर दो। ओके, अब बेटा देखिए यहाँ पे ये 7 kg वाला मास इस पुली के साथ है अटैच, 1 kg एंड 2 kg इस सेकंड पुली के साथ है, ये P1 पुली है, ये P2 पुली है, यहाँ पे दो पुलीज आ गए हैं बेटा। अब ये अगर मास 7 kg नीचे को जा रहा है तो ये पुली ऊपर को मूव करेगी ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ये पुली ऊपर को मूव करेगी, जब इसके साथ 1 kg एंड 2 kg पुली के साथ तो मूव करेंगे ही करेंगी, प्लस इन 1 kg एंड 2 kg का अलग से अपना भी तो कोई एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा बेटा। अगर ये वाला A1 एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को जा रहा है
तो ये एक्सेलरेशन क्या है बेटा, A2 A1 एक्सेलरेशन के साथ नीचे को जा रहा होगा। और जैसे कि ये 1 kg एंड 2 kg P2 पुली के साथ अटैच्ड है बेटा, तो यहां पे जो A1 होगा, आपको मैं रिलेटिव मोशन समझा चुका हूं। A1 क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg विद रिस्पेक्ट टू पुली P2 हो जाएगा। ओके बेटा, सो विद रिस्पेक्ट टू पुली P2 हो जाएगा। तो यहां पे आप बेटा एक थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आ जाता है इसमें, कि जो ये A1 A2 है, सॉरी A1 एक्सेलरेशन है 1 kg एंड 2 kg के, ये P2 पुली के साथ है बेटा, क्योंकि ये अटैच्ड ही P2 पुली के, तो इनका मोशन सीधा हम इसके विद रिस्पेक्ट लेट कर सकते हैं। हम लोग सीधा ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट नहीं स्टडी कर सकते। यहाँ पे ये आपका जैसे ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन जो है बेटा, ये जरूर एक्सेलरेशन ऑफ 7 kg एंड पुली P2 विद रिस्पेक्ट टू पुली P1 लिख सकते हो, क्योंकि पुली P1 के साथ अटैच्ड है, और पुली P1 जो है बेटा ये फिक्स्ड है, मतलब ये ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है। तो इसका मतलब और क्या लिख सकते हो, ग्राउंड भी लिख सकते हो वर्ड यहां पे आप लोग। तो इसका मतलब है बेटा, जब आपने 2 पुलीज लगा दी, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, तो आपका रिलेटिव मोशन आ जाएगा, इतना सीधा नहीं होगा जितना अभी हमने किया है। ओके, तो बट मेनली बेटा 11th में आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए, इसके बाद हम इन चीजों को हाथ डालेंगे। पहले मैं चाहूंगा आप उन चीजों को प्रैक्टिस करो जो सिंपल है, उसके बाद इन कॉम्प्लेक्स चीजों को हम लोग करेंगे बेटा। ओके, सो पुली वाले में ये चीज जरूर करनी है पहले आपने, जो मैंने पहले करवाई है। ये क्वेश्चन हमारा एक तरह से आप ये रख लो पेंडिंग है बेटा, इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं आपको जस्ट अभी बेसिक आइडियाज दे रहा हूं हर चीज का, जो न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ना है। ओके, फिर मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में एक और चीज बताई थी, अभी दोबारा से भी थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब आपकी बॉडी बेटा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है अभी के लिए, आगे जाके रफ भी पड़ेंगे बेटा। तो स्मूथ सरफेस है बेटा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, एफ फोर्स लग रही है, नीचे को M1G लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, और ये बॉडी जो है बेटा टुवर्ड राइट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, देखो n इज इक्वल टू आ जाएगा M1G, क्योंकि बेटा बॉडी अप एंड डाउन नहीं मूव कर रही, तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये बैलेंस्ड है, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन, F force is net force toward right, that will be equals to net x force which is equals to mass into acceleration. So second equation यहां से ये क्रिएट हो जाएगी, तो इससे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा F by m। अभी के लिए ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसे अभी नहीं यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो आप देखोगे इस नॉर्मल डायरेक्शन वाली इक्वेशन को भी आप यूज करोगे। फिर नेक्स्ट है बेटा मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी का मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसे बेटा हमारे पास एक फिक्स्ड वेज है, जो कि जिसका इंक्लाइंड प्लेन जो है थीटा एंगल बना रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, जिस तरह से। सो यहाँ पे कोई भी अगर मास m पड़ा हुआ है बेटा, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी। देखो बेटा, इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा टुवर्ड ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारा हॉरिजॉन्टल होता है बेटा, ये हमारा ग्राउंड है, तो ये वर्टिकल होता है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे कुछ इस तरह से। ओके,
इसके ऊपर और फोर्स क्या लगेगी बेटा, यहां से लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन। जिस सरफेस के ऊपर पड़ा होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगता है हमेशा, कोई और फोर्स नहीं है। और ये मूव किस तरफ करेगा बेटा, ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यहाँ पे अब बेटा एक दिक्कत आ रही है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्राउंड के जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है, और m1 mg जो है ये एक डायरेक्शन के ऊपर थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कि ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना मतलब ना तो अलोंग द मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है ना परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे हमें अब क्या करना होगा बेटा, हमें यहाँ पे इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। ऐसे केसेस में अब तक जो भी दो पुली वाला पार्ट किया था और हॉरिजॉन्टल वाला, वहां पे रिजॉल्व नहीं किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी सारी फोर्सेस इधर तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन थी या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन था। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर बॉडी मूव करेगी, ये जो प्लेन है बेटा हमारा। ओके, सो इस प्लेन के ऊपर जब आपकी बॉडी मूव करेगी तो नेचुरल सी बात है हमें फोर्सेस को इस डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करना होगा। मुझे फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन रिजॉल्व करना होगा, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा। तो सबसे पहले एन को नहीं रिजॉल्व करने की जरूरत बेटा, क्योंकि एन ऑलरेडी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट अब आप mg को देखोगे, ये ना इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है ना परपेंडिकुलर है, तो इसे रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। क्यों थीटा होगा बेटा, सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये थीटा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के, तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इस mg को रिजॉल्व करेंगे। इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इस तरफ, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि जिस तरफ थीटा होता है, आप अगर एक वेक्टर को रिजॉल्व करते थे बेटा, ए वेक्टर होता था आपके पास, अगर इधर थीटा एंगल बना तो इधर आ जाता था a cos थीटा, और इसके 90 डिग्री पे इधर क्या आ जाएगा, a sin थीटा। सेम वे mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया है, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही बेटा इसके ऊपर, तो सारी फोर्सेस, जब आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, जिस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया उसे भूल जाओ, अभी शो जरूर करो बट एक बार भूल जाओ कि ये नहीं है। अब ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है। फिर से बेटा परपेंडिकुलर टू ग्राउंड इंक्लाइंड प्लेन अप डाउन नहीं मूव कर रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस है, नेट अपवर्ड फोर्स n इज इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा। पहली क्वेश्चन ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, mg sin थीटा is equals to net force along inclined plane which will be equals to mass into acceleration। क्योंकि ये जो a acceleration है बेटा ये along the inclined plane मैंने कंसीडर किया है, और ये फोर्स भी जो है along the inclined plane है। यहां से m कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया है, g sin थीटा। तो जो बॉडी है वो along the inclined plane g sin थीटा एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी बेटा। नेक्स्ट जैसे बेटा अभी देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जितना अभी तक हमने किया है इंक्लाइन प्लेन वाले में क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बेटा ये दे देंगे आपको, वो बोलेंगे कि बॉडी है जो टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से स्टार्ट हुआ है, एम बॉडी है जो टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से स्टार्ट हुआ है, और इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ एल है। इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ कितना है बेटा, एल है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। और दूसरा क्वेश्चन है टाइम आफ्टर विच बॉडी विल रीच द बॉटम। कितने टाइम में बॉडी बॉटम पे पहुंचेगी बेटा। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, जी साइन थीटा।
जी भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। और काइनेमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले डिसाइड कर लो कौन सा मोशन है ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा मेरा। ये एक्सेलरेशन कहां से आया बेटा, अभी निकाल के दिखाया मैंने, अभी ये जो डेरिवेशन की हमने पिछली, इसे सीधा भी लगा सकते हो और इधर पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो, फिर वही है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम सेव करता है, बट अगर कभी भूल जाओ तो थोड़ा सा रफ वर्क में डायरेक्टली करके देख लो। फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, कितना एल। बॉडी जब बेटा यहां से यहां पहुंचेगी तो इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल के इक्वल होगा। और इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यू जीरो हो गया बेटा। हमें क्या क्या निकालना है, हमें v निकालना है, हमें t निकालना है। सबसे पहले v के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए बेटा ये चार चीजें गिवन है, हमें कौन सी क्वेश्चन यूज करें एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2, a का वैल्यू g साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट आपका है बेटा l। u जीरो हो गया था, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट बी पार्ट करेंगे, टाइम निकालना है बेटा। तो अब हमारे पास ये और ये दे रखा है चार, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस एल के इक्वल है, यू जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा के इक्वल है, टी निकालना है बेटा आपने। तो ये क्या बन गया 2l बाई जी साइन थीटा अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू टी आ गया। तो यहां से बेटा आपके पास टाइम निकल गया। तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ये एक तरह से बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। बट इसमें क्या हो रहा है, हमें ये कंसेप्ट जो है ये यहां से उठाया अभी हमने, ऐसा नहीं है आप इसे काइनेमेटिक्स में नहीं कर सकते थे, बट वहां पे थोड़ा सा कई बार बच्चों को रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। यहां पे अब आप कर चुके हो तो इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। नो सर। ओके तो अभी अब नेक्स्ट जो है बेटा, अब और क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं हमारे अलग अलग। जैसे अभी हमने मोशन इंक्लाइंड प्लेन भी पढ़ लिया है, मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी पढ़ लिया है, और फिर हमने सीधा वर्टिकल भी मोशन देखा था। अभी क्या है, हम लोग देखिए बेटा यहाँ पे एक और चीज करेंगे, क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडीज है ए को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस कर लेते हैं, जैसे कि ये M1 बॉडी है, और इसको स्ट्रिंग के साथ अटैच करके पुली के ऊपर से पास करते हैं, और इसको दूसरा फ्री एंड स्ट्रिंग का जो है बेटा ये हम अटैच कर देते हैं, दूसरा मास जो है M2, कुछ इस तरह से बेटा। ओके सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्वेश्चन फिर से वही है, टेंशन in the string and acceleration of bodies। in given diagram बेटा इस तरह के यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना बेटा वो कम ही हैं। और सो प्रैक्टिस करो बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, वो कोई टीचर किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड करके ऐसे बना सकता है। तो देखिए पहले हमने अलग अलग पढ़ा, जहां तो वर्टिकल फोर्सेस ही लग रही थी, जहां हॉरिजॉन्टली लग रही थी, फिर इंक्लाइंड वाला पढ़ा। अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को कंबाइन कर दिया, लेट्स सी क्या बनता है पुली के साथ अटैच करके। सो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। M1 की फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा बेटा, देखिए M1 है, M1 के साथ इधर स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो टेंशन T लगेगा स्ट्रिंग की तरफ से, कुछ नहीं है, और एक और फोर्स लग रही है M1G, और ऊपर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N। और ये M1 मास जो है बेटा ये एक्सेलरेशन के साथ इधर मूव कर रहा है, और ये नीचे को मूव कर रहा है। ये सिस्टम उल्टा तो मूव कर ही नहीं सकता, हमें भी पता है ये नीचे को खींच के ले जाएगा इसको बेटा। ओके सो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी इससे, n इज इक्वल्स टू बन जाएगा M1G, पहली क्वेश्चन ये हो गई। दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी T इज इक्वल्स टू MA, सिर्फ फॉरवर्ड फोर्स है, टुवर्ड राइट फोर्स है, लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो राइट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बना लेते हैं बेटा। Free body diagram of M2, there is a force M2G that is acting toward the ground
बेटा ये रहा ग्राउंड, तो वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगी, और ऊपर को स्ट्रिंग अटैच्ड है तो स्ट्रिंग टेंशन क्रिएट करेगी, और ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे को जा रहा है, इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, लेफ्ट राइट की तरफ कोई फोर्स नहीं है। सो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब ये फोर्स बड़ा है, तो m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। अब बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी है सेकंड इक्वेशन। तो ऐसा करते हैं, पुट t इज इक्वल्स टू m1a इन इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने, दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन है। अब m2g माइनस m1a इज इक्वल्स टू m2a, a वाली टर्म्स एक तरफ लेके कॉमन कर लेंगे, m2g इज इक्वल्स टू आ जाएगा m2 प्लस m1 इंटू a। a कितना आ गया है, m2g अपॉन m1 प्लस m2। आप देख सकते हो बेटा पहले एक्सेलरेशन कुछ और था, इसीलिए नहीं मैं बच्चों को रिकमेंड करता डायरेक्ट फार्मूला। अब बच्चे एक फार्मूला रट्टा लगा के चल जाते हैं, पुली देखी नहीं कि वही फार्मूला डाल दिया। बेटा पुली से जो मासेस दोनों वर्टिकल हैं, एक मास हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो केस डिफरेंट बन जाएगा। वहां पे जो हमने सबसे पहले किया था, आज बेटा दोनों पुलिस की दोनों मासेस जो पुली के साथ अटैच थे, देखिए इनका एक्सेलरेशन वर्टिकल है बेटा। यहां पे इस केस में क्या है, एक मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, दूसरे का वर्टिकल है, तो सिनेरियो चेंज हो गया, डिफरेंट सिचुएशन है ये बेटा। और यहां पे आपका फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब पुली ऐसा नहीं है पुली के साथ दो मासेस हैं तो सेम फॉर्मूला चलेगा, एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है वैसा। और दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम क्यों है, क्योंकि बेटा दोनों मासेस सेम स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, और स्ट्रिंग जो आपकी मासलेस है, इसीलिए टेंशन यहां पे भी टी है, यहां पे भी टी है। ओके, और पुली के नजरिए से देखोगे तो टेंशन इस तरह से लगाओगे। ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू वापस यहां पे डाल दोगे तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा m1a, तो m1 के साथ मल्टीप्लाई a की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये भी डिफरेंट हो गया, वहां पे 2m1 m2 बन रहा था, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 गायब हो गया बेटा आपका। तो सिचुएशन डिफरेंट है तो रिजल्ट भी डिफरेंट बनेगा बेटा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। अब एक क्वेश्चन यहां पे और बना सकता है टीचर, वो क्या बना सकता है कि जैसे जो पुली है बेटा आपके पास, यहां पे ये जो पुली लगा हुआ है, ये पुली को यहां से बांध रखा था इस तरह से। अब यहां पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली। पुली कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन स्पोर्ट, और यू कैन से क्लैंप। पुली को जहां पे बेटा टाई किया हुआ है, ये जो इसके ऊपर कितना फोर्स है, तो पुली की फ्री बॉडी डायग्राम में क्या, पुली के साथ जो बेटा स्ट्रिंग है इस तरह से, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। प्लीज ध्यान रखना है बेटा, ये टेंशन की डायरेक्शन ध्यान से देखनी है, हर एक बॉडी के लिए डिफरेंट सिनेरियो से देखेंगे। ओके, इधर से रस्सी नीचे को खींचेगी बेटा तो पुली को नीचे को फोर्स लगेगा, इधर से पीछे को खींचेगी तो इसलिए पीछे को फोर्स लगेगा। अब देखिए बेटा इन दोनों का वेक्टर सम क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए बेटा जो कि 90 डिग्री पे आपस में। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से किस तरफ होगा, इस तरफ होगा बेटा। और क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस 90। वैसे मैं पहले ही समझा चुका हूं, जब एंगल 90 होता है तो पीछे वाली टर्म्स नेग्लेक्ट ही कर दिया करो। ये क्या बन जाएगा, √2t। और एंगल कितना हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। जब y अपॉन x कंपोनेंट आ जाएगा तो t/t आ जाएगा, 1 आ गया। और tan अल्फा 1 कहां पे होता है, जहां पे 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस पुली जो ये पुली है, ये क्लैंप के ऊपर जो फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में नीचे को लगाएगी। ओके, और ये नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू √2t, और कितने एंगल पे लगेगा, 45 डिग्री पे। तो अगर आप चाहते हो, यहां से बहुत अच्छा बेटा रिजल्ट निकल के आता है कि आप अगर चाहते हो पुली आपकी टूटे ना, कोई इनबैलेंस सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो पुली को यहां पे
जब क्लैंप करना है तो 45 डिग्री पे क्लैंप करना है आपने। ओके, क्योंकि 45 पे क्यों? क्योंकि ये जो है सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट जो है इस नेट फोर्स को जो है बेटा बैलेंस आउट, काउंटर बैलेंस कर देगी। अगर कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, आपने पुली को लगा ऐसे रखा है इस एंगल पे, और पुली जो है फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रही है, तो इसको जो है बेटा इसका कंपोनेंट ही सिर्फ बैलेंस आउट कर पाएगी सपोर्ट। एक कंपोनेंट पुली को क्या है बेटा इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जो पुली को आगे जाके क्या है बेटा डैमेज कर सकता है, पुली को सपोर्ट से तोड़ सकता है। अगर आपने एंगल अदर देन 45 डिग्री रख दिया यहाँ पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पुली जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो 45 डिग्री पे लगाएगी कुछ इस तरह से, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर बैलेंस आउट हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या है, पुली को बेटा क्या है कुछ वाइब्रेट करवाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो ये रिजिड सपोर्ट को क्या है बेटा ब्रेक कर सकती है। ओके, पुली आपकी यहाँ से टूट सकती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है बेटा यहाँ पे। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ आपको, आपने ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ भी डिस्कस कर लूंगा। अब बेटा ऐसे कर लेते हैं, दो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है ये, अब ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये 30 डिग्री एंगल है, इधर है 60 डिग्री एंगल। एक मास यहां पे है, इसको कनेक्ट कर दिया पुली के साथ बेटा मैंने, और एक मास इधर पड़ा हुआ है। ये आप 2 kg ले लो, 3 kg ले लो। आपने इनका एक्सेलेरेशन बताना है लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन, और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है बेटा। ओके, स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा ये बताना है, डायरेक्शन वगैरह सब फाइंड आउट कर दिया ने। आपने टेंशन निकालना है और एक्सेलेरेशन निकालना है। फिर से दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जैसे इंक्लाइंड प्लेन वाली स्टडी की थी वैसे होगा ये क्वेश्चन। ओके, फिर ऐसे ही क्वेश्चन को मिक्स कर लेते हो आप, इंक्लाइंड प्लेन को वर्टिकल के साथ, यहां पे पुली लगा देते हो आप, एक मास इधर रख लेते हैं बेटा, ये 2 kg रख लो, इधर आपका 1 kg रख लो, ये 45 डिग्री एंगल है। ओके, यहाँ पे भी टेंशन एंड वही निकालना है। फिर एक क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते हो, इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे पुली लगा दो। वही कह रहा हूँ बेटा, इसमें तो मैं जितने क्वेश्चंस दे दूं आपको वो कम ही है, क्योंकि टीचर और नहीं बना लेगा, इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं पूछो मत बेटा, कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के। ओके, और ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30 डिग्री ले लो, तो इसको भी करना है बेटा आप। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आप करना प्रैक्टिस। ओके, तो कल मैं आपको इनके आंसर्स और थोड़ा सा इनके डिस्कस कर लूंगा। Okay, sir. सो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, Thank you, sir.